So today we are going to start chapter number 4, revision of chapter number 4, that is planning of business study। आपका जो है ये चैप्टर से कितने मार्क्स के सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, फटाफट जल्दी से देखो, जरा सिलेबस दिखा दूं, याद है? फर्स्ट 3 चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट कौन सा चैप्टर था, नाम बताओ जरा जल्दी से, हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिया था तो एटलीस्ट नाम तो याद होगा। फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ द फोर्थ चैप्टर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ चैप्टर, दैट इज प्लानिंग। तो सर प्लानिंग से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ये भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्लानिंग से क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि प्लानिंग और 2 चैप्टर्स मिला के है, इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों चैप्टर्स मिला के 14 मार्क्स का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर्स। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर मिला के 14 मार्क्स और स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मिला के 16 मार्क्स। तो बताओ भाई कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। मैंने बताया था ना, सिलेबस जानना इसलिए जरूरी है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं। तो ऑलमोस्ट 7-7 नंबर मान के चल सकते हो, राइट, प्लानिंग से भी और ऑर्गेनाइजिंग से। तो 2 चैप्टर पढ़ के 14 मार्क्स और वहां पे 3 चैप्टर पढ़ के 16। इवन करना तो हमें सारे चैप्टर्स हैं, राइट। और एक चीज और भी मैं बता दूं कि भाई हमने 3 चैप्टर यानी कि 16 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स के लिए ऑलरेडी हमने सिलेबस कर लिया है, राइट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल हाउ मेनी टॉपिक, जरा ध्यान से देखो, टोटल 6 टॉपिक्स है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? प्लानिंग के अंदर हमें वी हैव टू स्टडी टोटल 6 टॉपिक्स। फर्स्ट इज मीनिंग, सबसे पहला टॉपिक तो सभी चैप्टर्स में मीनिंग ही होता है। सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, थर्ड इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फोर्थ टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, फिफ्थ टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस एंड सिक्स्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसमें से 2021 के लिए ये 6 टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है आपके लिए। ये जो छठा वाला टॉपिक है ना, ये वाला आपका डिलीट हो चुका है, तो इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर 2021 वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी अगले साल से फिर से ये दोबारा से आ जाएगा, राइट। तो आपको अल्टीमेटली पढ़ने सिर्फ 5 ही टॉपिक्स है। इज इट क्लियर और नॉट? तो सबसे पहला है क्या, मीनिंग और यू कैन से कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। कोई बताएगा ये चैप्टर भाई साहब सर आसान है या मुश्किल है, पहले तो ये बताओ मेरे को। तो सर मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर वेरी वेरी आसान है, वेरी वेरी इजी, आसान है भाई साहब, आसान है। समझ में आई बातें? ये लो, इमोटिकॉन कैसे बनाते हैं ये भी बना दिया मैंने। बहुत ही आसान है ये चैप्टर्स, राइट। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई तो बताओ भाई जल्दी से, मीनिंग बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। वेरी गुड। एडवांस में हम सोचते हैं फॉर व्हाट, फॉर फ्यूचर्स के लिए। सुरभि का भी जवाब आया, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। हाँ जी, आप लोग चैट के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हो, प्लीज पार्टिसिपेट करते रहना है। प्रोसेस आलोक राज का, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। वेरी वेरी गुड भाई साहब। हम सोचते हैं, हम प्लान बनाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मई में, आप सभी लोग मई में आपको क्या करना है, बोर्ड का एग्जाम देना है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा, राइट, कि भाई साहब कितने घंटे पढ़ने हैं दिन में, किस किस टाइम पे स्टडी करना है, कितने टाइम पे सेल्फ स्टडी करना है, कब कब होम ट्यूशन लेने हैं, कब कब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, कब कब डाउट के लिए जाना है, राइट और नॉट। कि भाई रात को सोना है, सुबह में पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, या कई लोग रात को भी स्टडी करते हैं, नाइट स्टडी, और सुबह में ज्यादा देर तक थोड़ा सोते हैं। तो यू हैव मेड योर प्लान्स फॉर May 2021 for your board exam, right? So that is called plan. तो plan is simply what? It involves setting objectives. भाई साहब plan में क्या होता है, बेसिकली हम objectives को set करते हैं, setting objectives and developing approach, developing appropriate course of action to achieve these objectives। कि एक तो objective set करो और साथ में उसके लिए वो काम करो ताकि उस objective को आप fulfill कर सकते हो। Make, और you can say, हाँ जी, develop appropriate course of actions to achieve these objectives। simple you can say meaning ये हो गया, it involves setting of objectives and developing appropriate course of actions to achieve the objective, right। तो ये है आपका प्लान का मीनिंग। तो ये आ जाओ जी, एनसीईआरटी में सेम चीज आपको मिलेगा लिखा हुआ, राइट। समझ में आई बातें? तो यहाँ पे ये आ जाओ जी, कंसेप्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेना, दिस इज योर कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सिंपल बात है कि भाई हमें क्या करना है और कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है हमें क्या करना है और कैसे करना है, राइट ना। कोई भी चीज आज की डेट में, कोई भी चीज करने से पहले हम लोग पहले प्लान करते हैं। चाहे हमें बिल्डिंग बनाना हो, चाहे हमें छोटा सा घर बनाना हो, चाहे हमें 200 माले की बिल्डिंग बनानी हो, राइट। सारी चीजों के लिए वी हैव टू मेक प्लान्स इन एडवांस, राइट। उसके अलावा क्या लिखा है, इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये जाहिर सी बात है, वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस होता है। बिफोर डूइंग समथिंग
the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus planning is closely connected with the creativity of innovation, but the manager would first have to set objectives. Only then will a manager know where has to go. सिंपल बात है भाई, मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है? तो सबसे पहले उसके लिए प्लान तैयार करता है, टारगेट तैयार करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, तो हमें एज अ मैनेजर सोचना है सारी चीजें, एज अ मैनेजर सभी चैप्टर्स को हमें स्टडी करना है। समझ में आई बातें? उस हिसाब से आप सोचना। एज अ कंज्यूमर, एज अ सप्लायर, ये सब चीजें मत सोचना। आप सभी लोग बिजनेस स्टडी में क्या हो, अपने आप को मैनेजर मानना। मैं कौन? जवाब आना चाहिए सर मैं मैनेजर। समझ में आई बातें? तो उसके हिसाब से सोचना है। तो सारे मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग सेट करते हैं, या यू कैन से प्लान करते हैं किसी भी काम को करने से पहले। आगे लिखा हुआ है, यहां से पढ़ो जरा हाइलाइटेड वाली लाइन। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अच्छा देखो, जो हाईलाइटेड किया हुआ है ना मैंने पॉइंट्स, तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ोगे सारे लाइनें, ठीक है? मैं आपको क्लास में जो है मेन चीजें रीड करा दे रहा हूँ, क्योंकि सारे एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, राइट? तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों ने ऑलरेडी एक दो बार तो पढ़ा हुआ है ही चैप्टर्स। तो हमारा मेन मोटिव है चैप्टर्स को रिवाइज करना और साथ साथ में पॉइंट्स को लर्न कर लेना, राइट? जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स है, सो दैट वी कैन राइट द आंसर्स इन आवर एग्जाम इजीली। करेक्ट है? तो आ जाओ जी, आ जाओ। इसके बाद क्या बोला हुआ है? हाँ जी, सुरभि का तो मैंने ऐड कर दिया था, हाँ आ तो गई है, ओके। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, पढ़ो नेक्स्ट है क्या। प्लानिंग दस इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। यही सेम मीनिंग मैंने वहां पे लिखा था। आगे है, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग predetermined objectives. All members therefore need to work towards achieving organization goal. These goals set the targets which need to be achieved and against which actual performance is measured. सिंपल बात। अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। बाकी और सारी चीजें हैं, ये चीज आप पढ़ना, मीनिंग ही आएगा और तो ज्यादा नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस बोलो, या अगर कभी कभी आ जाता है नीड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, या इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानिंग इज certainly important as it tell us where to go। हमें कहाँ जाना है ये कौन बताता है? प्लानिंग बताता है। क्योंकि अगर हमने प्लान बना रखा है तो हमें पता रहता है कि भाई साहब हमें कहाँ तक जाना है, हमें क्या काम करना है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, राइट? किस गोल को हमें अचीव करना है एज अ मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आगे ये भी लिखा, ये लाइन भी हाईलाइट किया हुआ था, यू मस्ट हैव सीन इन अ फिल्म्स and advertisements how executives draw up plans and make powerful presentations in boardroom। आपने फिल्मों में भी देखा होगा भाई, आपने जो है फिल्मों और जो टीवी सीरियल्स आते हैं या फिर यूट्यूब के सीरियल्स आते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितने भी अमेज़न और ये जो भी होते हैं आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हैं, राइट, नेटफ्लिक्स, इन सब पे कई बार फिल्मों में कई बार क्या होता है ना, जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी होती है तो उनके यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट बनवाने वाले आते हैं तो उनको बोर्ड मीटिंग कह रहा हूँ, ये बोर्ड मीटिंग नहीं, मीटिंग हॉल में बेसिकली क्या उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लैपटॉप के थ्रू प्रेजेंटेशंस करते हैं, राइट और नॉट? तो उसमें वो बताते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे प्लान है, ये चीजें हैं, हम इस हिसाब से ये काम करेंगे, राइट? तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, देखो भाई, देखो प्लानिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना बहुत ही आसान है, मैं इसको आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ। देखो, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का मतलब है डॉक्टर सोडी। प्लानिंग का मतलब है डॉक्टर सोडी। सोडी के पास जाओ, डॉक्टर सोडी के पास जाओ, तो आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पता चलेगा। हाँ जी, जब भी तबीयत खराब होगा तभी नहीं जाना, अगर आपको प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पता करना है तो डॉक्टर सोडी के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर सोडी का मतलब वो होता है डी फॉर डायरेक्शन, आर फॉर रिस्क, उसके बाद ओ फॉर यहाँ पे ओवरलैपिंग है, एस फॉर होता है हमारा स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ कंट्रोलिंग, डी फॉर होता है डिसीजन मेकिंग एंड आई फॉर होता है इनोवेटिव आइडियाज। सिंपल बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब प्लानिंग की नीड क्यों है या प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सबसे पहला, प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लानिंग ही क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्लानिंग जो है रिड्यूस करता है रिस्क को, रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी को। अनसर्टिन मतलब भाई साहब फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उससे बचाता कौन है, प्लानिंग। क्योंकि अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो हमें रिस्क होने के जो नुकसान है, रिस्क है, वो कम से कम हो जाएगा, राइट?
क्योंकि भाई अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे कि भाई हमारा मई में एग्जाम है, अभी से पढ़ाई नहीं करोगे और डायरेक्टली एग्जाम नजदीक में आ जाएगा एक दिन पहले, तो एक दिन पहले आप सारी चीजें, हो सकता है संभव बहुत ही मुश्किल है कि आप सारे सिलेबस कंप्लीट कर पाओ एक दिन पहले। तो इसलिए पहले से प्लानिंग करके चलोगे कि यू हैव टू स्टडी टोटल 5 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स। कई कई के तो 6 सब्जेक्ट भी होते हैं, उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट भी ले रखा होता है। तो पहले से नहीं प्लान करोगे कि भाई साहब हमें इतने दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने दिनों में ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तो बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, राइट। तो इसीलिए प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस दी रिस्क अनसर्टेनिटी। उसके बाद क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो भाई अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे अलग अलग इंप्लॉयज होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशंस के थ्रू काम करते हैं। और जब सभी लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो कई बार ऐसे काम होते हैं ना जो डबल डबल नहीं करना पड़ता है, एक ही बार काम करो तो हो जाता है, राइट। ये चीजें होती है। अभी हम इसके डिटेल में भी पढ़ेंगे, दो दो चार चार लाइनें आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी तो पहले तो कोशिश करो पॉइंट लर्न करने का, ठीक है ना। और जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी बोलता हूँ, आज भी दोबारा बोल रहा हूँ कि साथ साथ में अगर आप चाहो ना, तो ये पॉइंट आप रजिस्टर में लिखते चले जाओ भाई साहब। घर पे तो लिख नहीं पाओगे, कई बार कुछ बच्चे होते हैं हाँ लिखेंगे लिखेंगे, टाइम चला जाता है, एग्जाम बीत जाता है, एग्जाम भी दिए जाते हैं, फिर बनाते नहीं। तो अभी के अभी इस टाइप के नोट आप चाहो तो बना सकते हो, वैसे तो मैंने प्रोवाइड करा दिया कि पॉइंट्स लिखते चले जाओगे, तो लिखने से क्या होता है, ज्यादा दिनों तक लर्न रहता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या था हमारा, इट प्रोवाइड डायरेक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंस है हमारा क्या, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड है रिड्यूसेस ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फोर्थ जो है वो है हमारा क्या, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज देता है। प्लानिंग से हमें नए नए आइडियाज आते हैं, जब हम प्लान करते हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं। अगर मैं प्लान करूंगा तो भाई तो अच्छा सुबह पढ़ूं कि शाम को पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ूं, राइट, ये सब नए नए आइडियाज निकल के आते हैं। फिफ्थ जो है वो है क्या, डिसीजन मेकिंग, इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के भी स्टैंडर्ड्स हम स्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस मतलब डॉक्टर सोडी। डी फॉर क्या हुआ, जल्दी से रिप्लाई करो। डी फॉर डायरेक्शन, आर फॉर रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी जिसको रिड्यूस करना है, राइट। एस फॉर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ओ फॉर होता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करना, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एंड डी फॉर डिवीजन ऑफ कह रहा हूं, डिसीजन मेकिंग, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, और आई फॉर इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। तो प्लानिंग से ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे दो दो लाइन फटाफट पढ़ा दो। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in what directions. If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve their goals. समझ में आई बात है। प्लानिंग से डायरेक्शन हमें मिलता है कि हमें जाना किस तरफ है भाई साहब। अगर प्लान नहीं कर रखे होते हैं तो हमें पता नहीं रहेगा इधर जाना है किधर जाना है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो ईच एंड एवरी डे का प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। अगर मुझे 25 माले की बिल्डिंग बनाना है तो प्लानिंग रहता है। अगर मुझे सिटी में मेट्रो बनाना है, हाईवे बनाना है, तो प्लानिंग रहता है इतने दिनों में ये काम कर लो। अगर ओवरब्रिज बनना है, गंगा सेतु बनाना है, तो भाई साहब वो प्लान कर रखे होते हैं कि 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे या 3 साल में कर लेंगे। तो प्लानिंग पहले रहता है। हो सकता है 2 साल से ज्यादा भी लग जाए या कम भी हो जाए, बट जनरली एक प्लान लेके चलते हैं, राइट। तो जैसा कि ऑलरेडी पता है आपके जो है, ये एग्जांपल आपकी सिटी का दिया मैंने, राइट ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। प्लानिंग से क्या होता है, हमारा डायरेक्शंस प्रोवाइड मिलता है। तो अगर हमें पहले से पता है कि 2 साल में कंप्लीट कर लेना है, तो वो ऑलरेडी प्लान करते हैं कि पहले इस तरफ का बनाना है, पहले इस तरफ का, पहले बीच में बनाना है, या पहले साइड साइड से बनाना है आपका ओवरब्रिज, या जो भी चीजें, या कई बार तो तीनों जगहों पे इकट्ठा काम स्टार्ट कर देते हैं ताकि कंप्लीट हो जल्दी से। सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स a manager to look ahead and anticipate changes by deciding in advance the task to be performed. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events. अगर हम प्लानिंग करके रखते हैं तो पहले हमें पता चल जाता है एज अ मैनेजर कि एडवांस में कोई चेंजेस वगैरह होने वाला है, तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान भी चेंज कर लेते हैं। द थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, राइट। तो ये भी चीज मैंने समझाया था, अच्छे से दोबारा से पढ़ा देता हूँ। क्या कह रहा है, प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ coordinating the activities and efforts of different division, department and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Since planning ensures clarity in thought of actions, work is carried on smoothly without interruption, or you can also say without overlapping. अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंडिविजुअल्स
लोग काम करते रहते हैं। तो अगर मान लो मेरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये चांसेस होता है कि दोनों डिपार्टमेंट में हो सकता है जो लोग काम कर रहे हैं वो सेम ही काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फिर फायदा नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, नुकसान होगा। तो डबल डबल दोनों चीजें, दोनों डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत होएगा, राइट। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बढ़िया मैनेजर होएगा, अगर उन्होंने प्लान कर रखा होगा, तो वो क्या बोलेगा, एक डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई तू ये काम करना, दूसरे डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई तू दूसरा काम करना। कहने का मतलब, अगर मान लो मेरे को, मेरी फैक्ट्री है शर्ट बनाने का, क्लॉथ बनाने का, तो मैं एक को बोल के रखता हूँ भाई तू सिर्फ कपड़े काटने पे ध्यान रखना, दूसरे को मैं बोलूंगा तू भाई सिर्फ कपड़े सिलने पे काम रखना, राइट, कपड़े सिलने का काम करना। अदरवाइज कई बार क्या हो सकता है, अगर नहीं होगा, प्लानिंग हम नहीं कर रखे होते, तो हो सकता है ये भी कपड़ा काट के सिल रहा होगा, वो भी कपड़ा काट के सिल रहा होगा, दोनों एक ही काम करेगा, तो ओवरलैपिंग होगा, दैट इज वेस्टफुल एक्टिविटीज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग से क्या होता है, रिड्यूस होता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, राइट। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी तक हमने पढ़े कितने, एक प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, फटाफट देखना, इंपॉर्टेंट हम पढ़े। सेकंड क्या पढ़ा हमने, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड जो हमने पढ़ा, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एंड द फोर्थ हमने यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से हमें नए नए आइडियाज भी आते हैं। सिंपल बात है क्या, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। भाई प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज जो हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट का प्रोसेस, 5 मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, कोई बताएगा, याद है? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते थे, 5 चैप्टर्स के नाम, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, जल्दी से बताओ कौन कौन से चैप्टर्स क्विकली। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस किस चीज का, टू, हाँ जी, टू अचीव द गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। याद आ रहा है? तो उसमें हमने प्रोसेस में पढ़ा था क्या, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रही है, जल्दी से रिप्लाई करो। तो प्रोसेस में 5 चीजें, यस, प्लानिंग, सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वेरी गुड, सबका जवाब आ गया। तो जो सबसे पहला है प्लानिंग है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू कैन सिंपली से फर्स्ट स्टेप। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, स्टेप या प्रोसेस का पहला पार्ट होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या करता है, नए नए आइडियाज देता है। जब आप प्लान करते हो ना किसी भी काम को करने का, तो आपके पास नए नए आइडियाज आते हैं कि अच्छा इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज मुझे घर से मार्केट जाना है, राइट, मैं प्लान करना चाहता हूं कि मैं संडे को, भाई साहब हॉलीडे है संडे को, अब जैसे कि कल जो है आपकी क्लास छुट्टी रहेगी ऑलमोस्ट शाम को, ठीक है। अगर मैं मैसेज कर दूंगा, मोस्टली तो चांसेस है कल छुट्टी रहेगा क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। हो सकता है अगर मैं आ जाऊंगा पहले तो मैं क्लास ले लूंगा, बाकी कल नहीं होगी तो परसों से फिर कंटिन्यू होगी। तो जैसे कि अगर मेरे को कहीं जाना है कल, ठीक है, तो मैं आज सपोज प्लानिंग कर रहा हूँ कि भाई कैसे जाऊं, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, मेट्रो से जाऊं, बाइक से जाऊं, गाड़ी से जाऊं, राइट। तो कई तरीके के आइडियाज आते हैं मेरे पास, राइट। तो प्लानिंग से क्या होता है, नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। समझ में आई बातें? इसके बाद है क्या, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग होता है हमारा, क्या होता है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइसेस फ्रॉम अमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव एक्शंस। कई सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी काम को करने को। तो जब हम प्लान करते हैं ना, तो हमें उसमें से क्या होता है, बेस्ट वाला जो आइडिया है, बेस्ट वाला जो टेक्निक है, उसे क्या करना होता है, हमें लेना पड़ता है, या यू कैन से अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वो भी कहाँ से आता है, जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो हमें पता चलता है अच्छा इस काम को ऐसे ना करो, इस हिसाब से कर लो, तो ये बेस्ट टेक्निक रहेगा। तो इससे हमें क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी होती है, डिसीजन को लेने में आसानी होती है कि भाई अगर मान लो मेरे को कल जाना ही है, तो या तो मेट्रो से जाऊं या बस से जाऊं, राइट। बस से जाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे कम लगेगा, मेट्रो से जाऊंगा टाइम कम लगेगा लेकिन पैसे ज्यादा लगेगा। तो किससे जाऊं, तो मेट्रो से जाऊं, ताकि भाई टाइम, आज की डेट में टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने डिसीजन लेने में मेरे को क्या हुआ, आसानी हुआ। दैट इज व्हाट बेसिकली प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, राइट, ये चीजें। एंड द सिक्स्थ वन इज व्हाट, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग से क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग स्टैब्लिश होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग of goal. The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning provides the goal or standards against which actual performance is measured. By comprising actual performance with some standard, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. If there is any deviations, it can be corrected. Therefore, we can say planning is perquisite
for controlling if there were no goal and standard, then finding deviations which are a part of controlling would not be possible. तो मैंने सारी लाइनें भी पढ़ा दी, राइट और नॉट। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या था? डॉक्टर सोडी, याद आ रहा है? डॉक्टर सोडी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है हमारा? डॉक्टर SODI सोडी। D फॉर डायरेक्शन, I फॉर रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, S फॉर, बताओ भाई, S फॉर लास्ट वाला क्या था? S फॉर स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, SODI। हाँ जी, फिर O फॉर क्या होता है? जल्दी से बताओ। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज रिड्यूस होता है। D फॉर क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ जी, क्या था? जल्दी से बताओ। D फॉर व्हाट? D फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। I फॉर इनोवेटिव आइडियाज। याद हुआ या नहीं याद हुआ? जल्दी से बताओ क्विकली सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस, चाहो तो यहां से भी दिखा सकता हूँ, ये रहा चार्ट। हाँ जी, याद हुआ पॉइंट्स या नहीं हुआ? कहाँ गया पानी की बोतल? हो गई। हाँ भाई जल्दी से बताओ, डॉक्टर सोडी याद हुआ या नहीं याद हुआ? 1 मिनट रुकना जरा, याद हुआ कि नहीं याद हुआ भाई? जल्दी से बताओ, क्विकली बताओ, एक बार रिवाइज करो या हुआ हुआ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई जल्दी सभी लोग। हाँ जी, यस सर, पल्लवी, साक्षानंद, आलोक राज, हाँ जी सर। और कोई बाकी लोग भी तो रिप्लाई करो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बस 3 जने का अभी तक रिप्लाई है, नालायक। और भी बोलो भाई। आलोक, उसका आ गया। अमन कहाँ गया? अमन का नहीं आया। मिलन सिन्हा, नालायक मिलन, आर यू हैप्पी नाउ? यस सर। हाँ जी, कल मैंने तुम्हें फॉलो भी कर दिया नालायक, अब तो रिप्लाई करो। हाँ, है कि नहीं? हाँ, अब आया। यस सर, देखा ऐसे होता है। श्रुति कुमारी का भी आगे रिप्लाई, वेरी गुड। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, ओके जी, ओके। तो आ जाओ जी, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या फीचर्स? और थोड़ा जूम करो सर। प्लानिंग के कितने फीचर्स? तो सर प्लानिंग के टोटल हैं 7 फीचर्स। 6 हमारा इंपॉर्टेंस था और 7 जो है हमारा फीचर्स है। प्लानिंग के फीचर्स, फीचर्स मतलब विशेषताएं। प्लानिंग की क्या विशेषताएं? हाँ जी, प्लानिंग की क्या विशेषताएं हैं? तो प्लानिंग की विशेषताएं हैं DCP ऑफ MP। MP फॉर मान लो आप मध्य प्रदेश। और DCP का फुल फॉर्म पता है किसी को? कौन बताएगा? DCP ऑफ MP, DCP का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी से बताओ। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाँ जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किसका? मध्य प्रदेश का। तो याद रहेगा नहीं याद रहेगा? दीज आर दी शॉर्ट कीज जिससे आप याद कर सकते हो। वैसे कोई जरूरी नहीं है, अगर आप शॉर्ट की से याद नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी आप याद कर लोगे पॉइंट, तो बेटर है। लेकिन कुछ कुछ जहां तक पॉसिबल हो सका है मैंने शॉर्ट की बनाने का कोशिश करा है। कुछ तो कॉपी पेस्ट है शॉर्ट की जो जनरली चलते आ रहे हैं पहले, बहुत क्या कह सकते हो आप, बहुत पुराने शॉर्ट कीज हैं ये सब, राइट। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, और एक ना एक बुक आती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी कई सारे शॉर्ट की मिलते हैं। क्योंकि आपके पास BST का वो है ना, कौन सी बुक है आपने बोला था? कौन सी बुक है वो बताओगे एक बार नाम राइटर का? हाँ जी, सिंगला, RK सिंगला। अच्छा, VK ओरी से भी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। RK सिंगला। एक और कोई बुक था, सुभाष दे की भी बुक आती है, वो भी बड़ी अच्छी बुक होती है। सुभाष दे की भी बुक आती है। VK ओरी भी ठीक है, RK सिंगला भी ठीक है। बुक तो सारे अच्छे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, ईस्ट और वेस्ट, NCERT इज द बेस्ट। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? नहीं मानते हो तो हाँ, देखना जब आप अपने प्री बोर्ड के एग्जाम देखना ध्यान से क्वेश्चन पेपर, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। आंसर शीट वगैरह भी पुराने देखना, सैंपल पेपर जो भी आपने खरीदा है ना उसमें आंसर शीट वगैरह भी देखना, राइट। तो ये चीजें तो ईस्ट और वेस्ट, NCERT इज द बेस्ट। बट कोई बात नहीं, बाकी बुक भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, राइट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो DCP ऑफ MP, D फॉर व्हाट? DCP ऑफ MP, D फॉर व्हाट? जल्दी से बताओ। हाँ जी, D फॉर है डिसीजन मेकिंग, C फॉर हमारा कॉन्टिन्यूअस, P फॉर है अरे सर ये तो वही आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ कुछ पढ़ा था, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस। याद आ रहा है? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ मैनेजमेंट क्या होता था? परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी आया था। तो प्लानिंग भी क्या होता है? परवेसिव होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चैप्टर तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, ये टॉपिक भी आसान है। बताओ भाई प्लानिंग के क्या फीचर होगा, क्या विशेषता है? बताओ प्लानिंग कैसा होता है? परवेसिव होता है, मतलब सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पे प्लानिंग एप्लीकेबल होता है। मतलब सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, पब्लिक सेक्टर हो, नॉन प्राइवेट सेक्टर हो, कोई सा भी हो।
समझ में आई बातें? बिग कंपनी, लार्ज कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब। तो परवेसिव। उसके बाद क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस। क्या प्लानिंग एक बार कर दिया साल में पहले दिन और पूरे साल प्लानिंग नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई साहब। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग हमेशा चलते रहता है। कुछ चेंजेस आया तो फिर से चेंज करना होता है प्लान। प्लानिंग कैसा है बताओ भाई? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्लानिंग किसका करते हैं? पास्ट के टाइम का, प्रेजेंट के टाइम का या फ्यूचर के टाइम का? फ्यूचर का। वेरी वेरी गुड। हाँ जी, रिप्लाई करो, रिप्लाई करते रहो, कोई बात नहीं। प्लानिंग जो है बहुत बढ़िया, पल्लवी का आया, फ्यूचर का होता है। वेरी वेरी। प्राइमरी बताओ भाई कौन सा फंक्शन है? सेकेंडरी, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन। 5 चैप्टर थे। पहला चैप्टर प्लानिंग, फिर उसके बाद 5वां चैप्टर था, मतलब फोर्थ चैप्टर नंबर प्लानिंग। आपका फिफ्थ जो था, हाँ बिल्कुल ठीक, पहला है प्राइमरी फंक्शन है, तो इसलिए प्लानिंग इज प्राइमरी, क्योंकि पहला प्लानिंग होता है, फिर क्या होता है? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, राइट? तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद क्या है? प्लानिंग से क्या होता है? प्लानिंग इज बेसिकली व्हाट? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, या ऑन को, ये ऑन नहीं, ऑब्जेक्ट। सर आवाज गई सर। हाँ जी, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है? जल्दी से बताओ। आ रही है। ओके। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? जल्दी से बताना भाई, कहाँ से छूट गया? आई गेस प्राइमरी फंक्शन तक तो कराया था, हाँ, उसके बाद बोल रहा था जो रह गया होगा। ओके ओके, तो आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे थे हम लोग, राइट? तो प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस। उसके बाद होता है प्राइमरी फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है को अचीव करने पे फोकस करता है। लास्ट वन इज व्हाट? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और साथ साथ में क्या है? प्लानिंग इज व्हाट? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कैसा है? मेंटल एक्सरसाइज है। एमपी का एम होता है। प्लानिंग इज मेंटल। बताओ भाई प्लानिंग कैसा है? मेंटल एक्सरसाइज। भाई साहब बहुत सारे दिमागी काम होता है। क्या फिजिकल वर्क होता है प्लानिंग करना? क्या नहीं, फिजिकल वर्क नहीं होता। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज व्हाट? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा, कोई छूट जाए दोबारा से वो हो जाए तो बताना, दोबारा से ऐड कर देंगे, कई बार वो हो जाता है। संस्कार क्या है? सुरभि और क्या नाम था? संस्कार, हाँ जी, संस्कार। ओके, चलो जी चलो, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बताओ ही बताओ, डीसीपी ऑफ एमपी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है? डीसीपी और एमपी। पॉइंट तो बड़ा आसान है, लर्न हो गया होगा, जल्दी से बताना। हाँ जी, क्विकली बताओ। डी फॉर डीसीपी ऑफ एमपी का मतलब डी फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग। सी फॉर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। पी फॉर क्या होगा? परवेसिव होता है, राइट? एक ओ फॉर क्या होगा? हाँ जी, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलता है। एम फॉर क्या होता है? मेंटल एक्सरसाइज होता है। और पी फॉर क्या होता है? एक था पी फॉर परवेसिव और एक होता है पी फॉर प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी याद फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, याद हुआ या नहीं हुआ? हाँ हो भाई, गया। बोलो ना, बोलो। और ये पॉइंट ऐसे हैं कि भाई ये तो बिना अगर आप पढ़ोगे ना तो भी आप समझ में आ जाएगा। ये फीचर जो ऐसी पॉइंट्स हैं, बिना आप पढ़ोगे तो भी। हाँ जी, सुरभि का मैंने ज्वाइन तो कर दिया है, लेकिन वो अभी भी वेटिंग वो हो रहा है, उसका इंटरनेट में कुछ इशू होएगा शायद, बट कोई बात नहीं, आ जाएगी। हाँ जी, तो आ जाओ जी, आ जाओ। थर्ड टॉपिक इज आवर फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला फीचर था प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? बताओ भी, बताओ क्या लिखा है? प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टोटल कितने फंक्शन होते हैं सर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलो या प्रोसेस बोलो, एक ही बात है, प्रोसेस या फंक्शन। तो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, आपको मैं बता दूं, वही 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8, राइट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग के पहले डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
तो इन पांचों फंक्शन में से सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस, ऑल अदर मैनेजर फंक्शंस आर परफॉर्म within the framework of plan drawn, thus planning proceeds other functions. This is also referred to as the primacy of planning. The various functions of management are interrelated and equally important. However, planning provides the basis for all the other functions. Planning is primary function which basically what provides basis, हाँ बेसिस फॉर अदर फंक्शन, जो भी अदर चार फंक्शन है उसका बेस मेन होता है, और सारे फंक्शन नॉर्मली एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लानिंग होगा उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होएगा, ऑर्गेनाइजिंग होएगा उसके बाद ही क्या हो जाएगा, हाँ जी स्टाफिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा उसके बाद डायरेक्टिंग, एंड डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग होगा, इसलिए ऑल आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट है क्या, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डिपार्टमेंट है, राइट, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट पे क्या होता है, प्लानिंग एप्लीकेबल होता है। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि प्लानिंग किया है सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए या सबऑर्डिनेट के लिए या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। प्लानिंग इज व्हाट, परवेसिव मतलब प्लानिंग सभी डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी मैनेजर है, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग क्या है, हाँ जी जरूरी होता है। आगे लिखा है बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। जाहिर सी बात है प्लानिंग अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लानिंग होगा, बट प्लानिंग होगा जरूर। सभी डिपार्टमेंट के लिए एक प्लानिंग थोड़े होगा, सभी मैनेजर के लिए एक प्लान थोड़े ना होगा, अलग अलग होते हैं, लेकिन प्लानिंग होते जरूर है। फॉर एग्जाम्पल द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग, एंड द लोएस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन फॉर सुपरवाइजर, राइट। इसके बाद आते हैं फोर्थ है हमारा क्या, फोर्थ जो है हमारा है, हाँ जी सुरभि को तो मैं ऐड कर रहा हूँ बार बार, लेकिन वो इसमें आ नहीं रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसका कुछ इंटरनेट का कुछ इश्यू है, बट कोई बात नहीं, आ जाए तो बता देना। हाँ भाई आ गए सुरभि, आ गए चलो ओके, वो दो दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी फिर फोर्थ है, फोर्थ हमारा क्या है, देखो हमने पढ़ा फर्स्ट क्या पढ़ा था, ऊपर में हमने पढ़ा एक तो ये सेकंड था प्राइमरी फंक्शंस, उसके बाद थर्ड पढ़ा परवेसिव, उसके पहले यहाँ पे था फर्स्ट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो गया, हाँ प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, याद आ रहा है, डीसीपी ऑफ एमपी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप विद अ जर्नल पर्पस इन व्यू। भाई प्लानिंग में सबसे पहले तो भाई हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, टारगेट सेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग इज बेसिकली फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट किया तो उसको अचीव करना है, इसके लिए हम प्लान बनाते हैं। तो स्पेसिफिक गोल आर सेट आउट in the plan along with the activities to be undertaken to achieve the goals. Thus planning is a purposeful, planning has not meaning unless it contributes to achievement of predetermined organizational goal or objective। simple बात ये रहा। फिर फोर्थ पे आते हैं, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। क्या लिखा हुआ है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, फॉर अ क्वार्टर एंड अ ईयर। at the end of that period there is a need for a new plan or another plan। देखो कई बार हम प्लानिंग करते हैं एक महीने के लिए, कई बार हम एक साल के लिए करते हैं, कई बार हम 2 साल के लिए करते हैं, राइट। कई बार हम करते हैं कि जैसे 2 महीने का प्लानिंग करा आपने कि भाई अप्रैल और मई और ये मार्च महीना जो भी बचा हुआ है, तो तीनों महीने में हम किस किस हिसाब से पढ़ेंगे, राइट। एग्जाम के लिए आपने प्लानिंग कर लिया मई तक का, राइट। अब मई का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो क्या आप प्लान नहीं करोगे, क्या फिर दोबारा आप प्लान करोगे, नया प्लान बनाओगे, किस लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए, राइट और नॉट, बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, या जो भी आप करना आएगा, तो उन चीज के लिए फिर नया प्लान बनाओगे। तो इसलिए वी कैन से प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आगे है क्या, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो इसमें भी आप लिख सकते हो सिंपली, प्लानिंग किस चीज का होता है, प्लानिंग एसेंशियल इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इम्प्लाइज what, peeping into the future, analysis it and predicting it। Planning is therefore regarded as a forward looking function based on forecasting। through forecasting future event and the conditions are anticipated and plan are drawn accordingly। उसके हिसाब से आप प्लान ड्रॉन करते हो, राइट और नॉट। इसके बाद है दो और है, फिफ्थ था सिक्स और सेवन भी करा दे, फिर और आगे की बातें करेंगे। तो सिक्स वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, उसमें से हमें वी हैव टू चूज। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बस एक एक बार जल्दी में रीड करा दे रहा हूँ, राइट। अभी पॉइंट जब लर्न करवा रहा था तो वहां पे भी एक्सप्लेन करा था, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है।
आगे लिखा हुआ है क्या, इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। यही सी बात है, इसमें लिखा हुआ है, देखो भाई प्लान कब बनता है, प्लान जो होता है ना हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि अगर एक काम करने के लिए हमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, राइट, उस काम को अचीव करने के लिए, तो हमें उसमें प्लान करना होता है किस रास्ते के थ्रू, किस वे के थ्रू उस काम को अचीव किया जाए या किस तरीके से। तो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं हमें, तो उसमें से वी हैव टू सेलेक्ट, तो वो भी क्या होता है, प्लानिंग के अंदर आता है। तो प्लानिंग इसलिए किया जाता है, अगर सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, एक ही रास्ता होगा किसी काम को करने के लिए एक ही रास्ता होगा, या किसी भी गोल को अचीव करने का सिर्फ एक ही वे होगा, एक ही रास्ता होगा, तो उसमें प्लानिंग जो है फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जहां पे भी चॉइस की प्रॉब्लम आती है वहीं पे हमें प्लानिंग करना होता है। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। अभी अभी वही चीज बोला था। इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग क्या है, प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है सेवेंथ है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कैसा है, मेंटल एक्सरसाइज होता है, इसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल सोचना पड़ता है सारी चीजें कि कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग foresight, intelligent imaginations, sound judgment, right or not? It is basically in intellectual activities of thinking rather than doing, because planning determines the actions to be taken. However, planning requires logical, systematic thinking rather than the गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है भाई, सिस्टमैटिक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। सिर्फ गेस तुक्का लगाने से कुछ भी नहीं होता, तो तुक्का नहीं लगाना होता, बल्कि हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। और इसमें माइंड, जितना ज्यादा आपका माइंड तेज रहता है, राइट, तो उस हिसाब से नए नए आइडियाज आप सोच सकते हो, अच्छे प्लान्स बना सकते हो। तो ये था हमारा क्या, हाँ जी, ये था हमारा व्हाट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमने कंप्लीट करा। इसके पहले हमने करा था क्या, फीचर्स के पहले हमने करा था मीनिंग ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो वी हैव ऑलरेडी डन आवर 3 टॉपिक, वी कैन से 3 टॉपिक्स, राइट। इसमें से बचे हुए हैं सिर्फ 2 टॉपिक, टॉपिक नंबर 4 दैट इज लिमिटेशंस एंड टॉपिक नंबर 5 दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। 6 आपको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं। तो जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, ये पॉइंट लर्न हुआ नहीं हुआ, एक बार जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करो, और चाहो तो आप अपने रजिस्टर पे भी लिख सकते हो। रिप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लाई करो, लिख के करो, सभी लोग को मैं बोलूंगा ये सेम चीज लिखोगे ना तो साथ साथ में लर्न भी हो जाएगा। रजिस्टर में नहीं लिख रहे हो तो चैट के थ्रू ही लिख के बता दो, क्विकली बताओ। सबसे पहले बताओ भाई, फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या था, डीसीपी ऑफ एमपी, डी फॉर क्या, जल्दी जल्दी बोलो साथ साथ में, डीसीपी ऑफ एमपी प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ये लो फीचर्स ऑफ प्लानिंग 7 है टोटल, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ। फ्यूचरिस्टिक, वेरी गुड आलोक। और डीसीपी, डी फॉर क्या होता है, डी फॉर क्या होता है, मैं पूछता जाऊंगा उसे बताओ। डीसीपी का डी, तो डी से क्या होता है, डी से डिसीजन मेकिंग। फिर है, यस वेरी गुड, डी से डिसीजन मेकिंग, जो मैं पूछूंगा वैसे ही रिप्लाई करते रहना सभी लोग। डी फॉर डिसीजन मेकिंग। सी फॉर क्या होगा, सी फॉर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, वेरी वेरी गुड, पल्लवी आलोक इन दोनों का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोग नालायक सो रहे हैं। सुरभि का आया, यस वेरी गुड सुरभि, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस। और लोग भी हैं, और लोग भी जवाब दो भैया, पार्टिसिपेट तो करो, मैं पूछ रहा हूँ। जितना ज्यादा लिखोगे माता रानी उतना ही हेल्प कराएगी आपको पॉइंट्स को लर्न करने में। हाँ, समझ में आ रही बातें, तो प्लीज लिखते चले जाओ। D for decision making, C for continuous. Now P for what? P for what? हाँ, P for pervasive. Very very good. P for pervasive, बहुत बढ़िया। एक P for pervasive होता है, एक P for primary functions भी आप बोल सकते हो, बहुत बढ़िया, सही जवाब सुरभि आलोक। उसके बाद है OF, ऑफ, तो O for क्या होता है, O for होता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी O for ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली, O for ऑब्जेक्टिव होता है, तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। F for क्या होता है, F for फ्यूचरिस्टिक्स, F for फ्यूचरिस्टिक्स, वेरी गुड सुरभि, पल्लवी, आलोक। बाकी लोग तो रिप्लाई ना करे हो। संस्कार भैया तुम भी रिप्लाई करो, संस्कार। और कौन रह गए हैं, अमन, नालायक अमन सो ही जाता है। हाँ अमन तुम सो तो ना रहे हो? नो सर। ओके भैया, सोओगे तो मेरे को बता देना, नींद आएगा तो भैया उठक बैठक लगा देना एक बार, बस नींद खत्म हो जाएगी। साक्षी आनंद, साक्षी आनंद नालायक रिप्लाई तो करो भैया। मिलन, वो कहाँ चली गई नालायक, चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा वो आते जाते रहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद बताओ भाई, एम और पी, एम से क्या होता है, मेंटल एक्सरसाइज, एंड पी फॉर क्या होता था, वही प्लानिंग, प्राइमरी फंक्शन या फिर परवेसिव में से कोई एक पी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
जल्दी से एक बार ये भी बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या था? डॉक्टर सोडी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग डॉक्टर सोडी। डी फॉर जल्दी से बताओ, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन, आर फॉर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। डॉक्टर सोडी का फुल फॉर्म क्या होता था? डी फॉर डायरेक्शन, आर फॉर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, एस फॉर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओ फॉर क्या होता है? ओ फॉर जल्दी से बताओ, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। डी फॉर व्हाट? डी फॉर अगेन आता है डिसीजन मेकिंग। और आई फॉर क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज। वेरी गुड, थैंक गॉड सर कुछ तो लर्न हुआ, राइट। अब आते हैं हम लोग लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस का मतलब होता है एनसीआर। हाँ जी, एनसीआर। लिमिटेशंस क्या है? एनसीआर है भाई साहब, एनसीआर। दिल्ली में एनसीआर है और डीटीसी, एनसीआर ऑफ डीटीसी। डीटीसी की लिमिटेशंस है भाई। डीटीसी जो है ना एनसीआर में चलती है, एनसीआर के बाहर नहीं चलती है। हाँ, कोई बताएगा मेरे को डीटीसी? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, डीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। डीटीसी और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना जरा। हाँ जी, कुछ ना समझ में आए तो बताना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? बोर नहीं होना है और आज भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करना आपको पॉइंट लर्न करने का। भाई एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली का जो आसपास इलाका है ना उसे नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। दिल्ली के आसपास में कौन सा आता है? दिल्ली के आसपास में आता है भाई साहब, एक तो आता है हरियाणा। दिल्ली जो है 3 साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है और एक साइड से यूपी आता है, ठीक है। और फिर हरियाणा के जस्ट बाद जो है राजस्थान भी आ जाता है। तो राजस्थान सटा हुआ नहीं है, हरियाणा के बाद आता है। तो राजस्थान का भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा और यूपी के कई सारे जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है ना वो भी एनसीआर में आते हैं। जब मैं दिल्ली बोलता हूँ दिल्ली, दिल्ली के साथ जब मैं एनसीआर बोल देता हूँ तो दिल्ली के अलावा छोटे छोटे जो साइड से जो भी इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, तो वो भी एनसीआर में कवर हो जाता है। और डीटीसी क्या होता है? डीटीसी इज बेसिकली बस। डीटीसी दिल्ली का जो बस है ना गवर्नमेंट का, उसको डीटीसी बोला जाता है, ठीक है। डीटीसी बस चलती है यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो डीटीसी की जो बसेस है ना वो पूरे एनसीआर में चलती हैं। दिल्ली में तो चलती हैं, लेकिन साइड से जो बॉर्डर इलाका ना एनसीआर, उसमें भी डीटीसी की बसेस चलती हैं। तो इसीलिए है डीटीसी की लिमिटेशंस है वो एनसीआर तक ही सीमित रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। समझिए बातें? तो दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो इस हिसाब से बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? आर फॉर रिजिडिटी, डी फॉर डायनेमिक, सी फॉर क्रिएटिविटी। उसके बाद आगे है क्या? यहाँ पे है ह्यूज कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट है, टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग। और ये एन फॉर क्या होता है? प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग जो है सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो याद हुआ कि नहीं याद हो? प्लानिंग से क्या होता है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है, हार्ड, कठिन, मुश्किल होता है, इजीली नहीं होता है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट चेंजेबल वाला हो, डायनेमिक इन्वायरमेंट है तो उसमें एक प्लान काम नहीं करता, फिर चेंजेस करते रहने पड़ते हैं प्लान में भी, राइट। फिर है प्लानिंग से क्या होता है? क्रिएटिविटी रिड्यूस होता है। और प्लानिंग से क्या होता है? प्लानिंग के लिए आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है, ह्यूज कॉस्ट की जरूरत होती है। और जहां पे भी कॉस्ट आएगा वहां पे टाइम आता है। ध्यान रख लेना भाई साहब, जहां पे भी कॉस्ट आएगा ना लिमिटेशंस में कई जगह कॉस्ट आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो टाइम, यानी कि टाइम, किसी भी चीज को करने के लिए टाइम ज्यादा जरूरत होती है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। तो टाइम एंड कॉस्ट, दीज टू आर लिमिटेशंस। क्रिएटिविटी घट जाती है। ये क्या होता है? जहां पे डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है वहां पे ये काम नहीं करता और इट लीड्स टू रिजिडिटी पैदा करता है। और कोई भी प्लान जो है सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता, राइट। गारंटी मतलब 100% गारंटी नहीं देता। तो दिस इज व्हाट बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ा देता हूँ, फटाफट 2-2 लाइन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट भी लर्न हो जाएगा। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, द फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। आर होता है ये डीटीसी। मैंने बोला था ना एनसीआर में डीटीसी की लिमिटेशंस है, वो एनसीआर तक ही सीमित रहता है, ठीक है। डीटीसी का फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, एनसीआर का तो बता दिया, नेशनल कैपिटल रीजन। डीटीसी का फुल फॉर्म बता दूं भाई? डीटीसी, ये दिल्ली का बस जो चलता है उसको डीटीसी कहते हैं। बॉम्बे में बेस्ट की बस चलती है, बीईएसटी, राइट। दिल्ली ही करके होगा ना, कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हाँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। डीटीसी इन दिल्ली। दिल्ली में जो बस चलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको डीटीसी बोला जाता है, फुल फॉर्म ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ भाई। तो दिल्ली में प्राइवेट बस चलती है बहुत ही कम, पहले प्राइवेट भी चलता था, ठीक है, लेकिन अब हटा दिया गया। वो स्पेशल छोटे मोटे होते हैं, एग्जैक्ट बहुत ज्यादा प्राइवेट का मतलब वो। अब जैसे अदर स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे प्राइवेट बसें चल, जब आपके स्टेट में प्राइवेट बसें भी चलती हैं और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी बसें चलती होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, ग्रीन वाली, दैट इज डीटीसी दिल्ली में।
हाँ जी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वेरी वेरी गुड भाई साक्षी आनंद, बहुत बढ़िया, राइट। तो कुछ कुछ चीजें, और नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में किसी को पता था कि नहीं पता था? नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ना जरूर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ टॉपिक जो चीजें हैं वो आप ऐसे ही मजे मजे में कभी गूगल पे सर्च करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता होना चाहिए दिल्ली के बारे में भी। दिल्ली, अब एक्चुअली मैं रहता हूँ इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। दिल्ली हो चाहे जिस भी सिटी में आप रहते हो, उस सिटी का थोड़ा सा हिस्ट्री विस्ट्री भी पता होना चाहिए। दिल्ली को बेसिकली किसने बसाया था, तो ये सब कई बार जनरल नॉलेज में आता रहता है। इसको बोलते हैं लुटियंस दिल्ली, इसका पूरा नाम तो नहीं पता। लुटियंस ने दिल्ली को क्या किया गया था, बसाया गया था। अब छोटा सा एक 5 मिनट का ब्रेक दे दूं जरा, बताओ, एक कहानी सुनाता हूँ, बोलो हाँ या ना। सुनना चाहोगे तभी सुनाऊंगे 5 मिनट का कहानी, फिर हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। जल्दी से बताओ, एक छोटा सा 5 मिनट का कहानी सुनाओ कि नहीं सुनाओ? हाँ जी, किसी को सुनना 10 है या मिनट नहीं का, सुनना है? 10 मिनट का सुनाइए। 5 ही मिनट का सुनाऊंगा नालायक, ऐसा नहीं होता। सभी लोग बोलेंगे तभी सुनाएंगे, बहुत बढ़िया कहानी सुनाएंगे। हाँ जी बताओ। यस सर, मिलन सिन्हा का जवाब है यस सर। बाकी सभी लोग बोलोगे तभी सुनाएंगे 5 मिनट का कहानी। साक्षी आनंद का भी आया यस सर। और बोलो भाई, और बोलो, सबका आलोक, सब बोलो, हाँ बोलोगे तभी सुनाएंगे। सभी का सर रिप्लाई आना सुना चाहिए कि दीजिए। सर क्या कह रहे हो? सुना दो। यस अच्छा, सर। अमन का भी आ गया, सुरभि का भी आ गया, और कौन रह गया? पल्लवी। चलो तो सुना ही देते हैं भाई, ध्यान से सुनो। क्या आपको पता है हमारा कंट्री जो है आजाद कब हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा, बस 2-5 मिनट में सुनाऊंगा। क्या आपको पता है हमारा देश जो है आजाद कब हुआ था? ये तो सबको पता होना चाहिए, नालायक नहीं पता है तो जल्दी से बताओ। 1947। 1947 में, और 15 अगस्त को हुआ था। अच्छा, हो सकता है कईयों को ना पता हो, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त को। 14 अगस्त। हाँ, तो इसलिए पाकिस्तान में, हाँ जी, 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, और हमारे इंडिया में 15 को मनाया जाता है। द रीजन इज एक्चुअली साइन तो हो रहा था रात को। माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, तो वो साइन करना था उनको दस्तावेज पे। तो पहले पाकिस्तान वाले पे साइन हो गया, फिर एग्जैक्टली जो है रात के 12 बज गया, 12 AM हो गया, तो तब जाके यहाँ पे साइन हुआ इंडिया वाले उस पे पेपर पे। तो इसलिए जो है 15 अगस्त को इंडिया मनाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग कहानी ये नहीं था, इंटरेस्टिंग कहानी ये है, क्या आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश वाले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, EIC, वो वो उनका जो है ना पहले राजधानी कहाँ था, कोई बताएगा? पहले उनका इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले कैपिटल कहाँ हुआ करता था? हाँ जी बताओ भाई, बताओ जल्दी एक से। क्वेश्चन है मेरा। लो, हाँ बोलो भाई बोलो। हम लोग को 1947 को आज़ादी तो इससे मिला था ना, इंग्लैंड से मिला था। नालायक, इंग्लैंड को ही अरे ब्रिटेन बोलते हैं ब्रिटिशर्स, या ब्रिटिशर्स? ब्रिटिश हाँ, ब्रिटिशर्स से मिला ब्रिटिशर्स था बोला आज़ादी। है। हाँ 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 हाँ। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को पाकिस्तान और इंडिया का फाइट करके कहलाना था बस। हाँ क्या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को? दोबारा बोलो एक बार। इंडिया और पाकिस्तान का फाइट का गाना काहे बजता है? पाकिस्तान का क्या बोल रहे हो भाई? आवाज सुनाई नहीं दे रहा, नालायक, लिख के बोलो, जल्दी बोलो। इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई का गाना काहे बजता है? इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई का गाना? अरे छोड़ो, पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो नालायक, वो बाद में बता देंगे, पहले अभी यहाँ पे आओ। तो पहले ये बताओ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था, बताओगे? नहीं पता। इंडिया में ईस्ट इंडिया का, हाँ जी, कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था? कोई तो हो, कोई तो किसी को पता हो, कोई तो बताओ नालायक। कोलकाता में होता था पहले, विक्टोरिया पैलेस जो बना हुआ है वो मेन बिल्डिंग था, तो कोलकाता में था पहले इंडिया का कैपिटल, जब ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा, एक्चुअली जो कोलकाता है एकदम समुद्र के किनारे था, इस तरफ में ईस्ट में पड़ता था, तो उनको जो है पूरे जो इंडिया है ना, इंडिया, तो वो पूरा कंट्रोल जो है करना था। तो उन्होंने सोचा ना कि काश इंडिया के बीचों बीच कहीं पे हम अपना कैपिटल बनाए, ताकि हम पूरे इंडिया पे अच्छे से कंट्रोल रख पाए। क्योंकि ये एकदम इस साइड पे हो गया और इस साइड पे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, कल को कुछ भी हो तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हम बीच में अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। मतलब हम नहीं, ब्रिटिशर्स लोग। तो उन्होंने दिल्ली वाले जगह को क्या किया, सिलेक्ट किया। उसके पहले भी एक कहानी है, आपको पता होना चाहिए। कोलकाता के साथ साथ जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो कुछ दिन कोलकाता, एक साल में कुछ महीने कोलकाता में वो राजधानी होता था, और उसके बाद वो शिमला लेके चले जाते थे राजधानी, शिमला। सर्दियों में राजधानी जो है
कोलकाता होता था, गर्मी के टाइम में शिमला में चले जाती थी राजधानी, सारे काम जो है शिमला से किया जाता था, क्योंकि गर्मी अंग्रेजों को ज्यादा लगता था, तो सर्दी वाले प्लेस पे गर्मी के टाइम पे चले जाते थे, राइट, और सर्दी पे कोलकाता पे आ जाते थे, सारे सामान ले जाना होता था। इसलिए शिमला बहुत बढ़िया सिटी बना हुआ है आज के डेट में भी, वहां पे भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स है पुराने। और 1910 के आसपास में जो है राजधानी को कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया, एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं है। तो इस दिल्ली को राजधानी बनाने का काम लुटियंस को दिया गया था, एग्जैक्ट ये भी इसका नाम मेरे को पूरा फुल फॉर्म नहीं याद है, लुटियंस, इसलिए लुटियंस दिल्ली बोला जाता है। तो उन्होंने न्यू दिल्ली को बसाया। तो न्यू दिल्ली एक है यहाँ पे ओल्ड दिल्ली, एक है न्यू दिल्ली। ओल्ड दिल्ली वाला लाल किले के जस्ट सामने वाला होता है, जिसको जहानाबाद भी कहा जाता था, राइट, क्योंकि उस लाल किले को जिसने बसाया था मुगल साम्राज्य में, उसके नाम पे। समझ में आई बातें? और बाकी बाद में लुटियंस ने न्यू दिल्ली का वो पूरा मैप वैप प्लान करके बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, आपको ये छोटा सा एक कहानी बताया मैंने, बेकार की कहानी थी, ठीक है। इसके बारे में आप चाहो तो थोड़ा बहुत सर्च करना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैंने तो बड़ा शॉर्ट में बताया, हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगा हो कहानी, बट यही कहानी था छोटा सा। समझ आई बातें? राइट। तो अब आते हैं वापस लौट के घर पे। घर पे मतलब कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे हमें 2 टॉपिक फटाफट करना है। यस, तो हम लोग एनसीईआरटी पे थे, हाँ जी, राइट, एनसीईआरटी पे थे हम लोग। लिमिटेशंस तो बताओ भाई, बताओ प्लानिंग के क्या लिमिटेशंस बताओ। प्लानिंग से क्या होता है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद अ स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अगर दीज कोई प्लान, प्लान बोलो बोलो। अगर कोई प्लान हो गया तो उसको चेंज करना डिफिकल्ट होता है। यस, वेरी वेरी गुड, सही बात है। एक बार प्लानिंग कर लिया तो भाई साहब चेंज करोगे तो पता है टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, तो वो आसान थोड़े होता है, इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एक बार भाई हमने प्लान तैयार कर लिया कि भाई हमें ब्रिज को जो है इतने दिनों में और ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कर लेना है, गांधी सेतु, और अगर उसमें चेंज करना पड़ जाए तो भाई साहब चेंज करने में कॉस्ट भी बढ़ जाती है। आसानी से नहीं होता, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आती। आगे क्या बोला है? दीज प्लान्स देन डिसाइडेड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट। तो इसलिए आसानी से चेंज नहीं करता, इसलिए रिजिड होता है, रिजिडिटी। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान मे क्रिएट डिफिकल्टी। Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the change circumstances. तो ये है, तो we can say planning is basically what rigidity. Planning क्या करता है? Planning leads to rigidity. Second जो है आपका limitation, plan may not work in a dynamic environment. भाई dynamic environment का मतलब जब environment काफी changeable होता है तो उसमें फिर प्लान फेल हो जाता है। अब मान लो सपोज, देखो मैं आईटी सेक्टर की बात बार बार बोलता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज आईटी सेक्टर में आजकल हो रहा है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर्स है, मोबाइल वाली कंपनी है, कंप्यूटर वाली कंपनी है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मानो जो कार वगैरह जो बनाती है, उन सब में भी बाइक कार वगैरह। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है चेंजेस होते हैं, तो इसमें प्लान जो है ना बड़ा दिक्कत होता है। अगर मान लो किसी कंपनी ने सपोज प्लान किया कि भाई हमें इस टाइप का फोन बनाना है 4 कैमरा वाला, ठीक है, और वो प्लान बनाया, प्लान भी ज्यादा टाइम लग गया बनाने में, प्रोडक्शंस करने में भी ज्यादा टाइम लग गया, तब तक पता है क्या हो जाएगा? अगर 6 महीने 7 महीने प्लानिंग वगैरह में कर देगा तो भाई साहब 6 महीने में तो 4 कैमरे वाले की जगह हो सकता है 6 कैमरे वाले फोन आ जाए और कोई न्यू टेक्निक के फोन आ जाए, तो उसका प्लान जो है वेस्ट चला जाएगा, राइट। तो यही कह रहा है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक, जो बहुत ज्यादा चेंजेबल वाला इन्वायरमेंट है ना, वहां पे प्लान कई बार काम नहीं करता, सक्सेसफुल नहीं होता। समझ ये बातें? तो कह रहा है दी बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट, द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, सिंपल है, आप पेस्टल बोल सकते हो, राइट। आगे बोला है द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंज, इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेट या एक्यूरेटली एक्सेस future trends in the environment if economic principles are modified or political conditions in the country are not stable और देयर इज अ नेचुरल क्लैमिटी। जैसे भाई नेचुरल क्लैमिटी अभी आ गया था तो सारे प्लान फेल हो गए, कोविड कोरोना वायरस आया, जैसी सारे के सारे प्लानिंग धरा का धरा रह गया, सब चीज डिले पे चला गया। समझ आई बातें? तो ये सब चीजें होती हैं। तो प्लानिंग जो होता है, जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, चेंजेबल ज्यादा होता है, चेंज होते रहता है, तो उसमें प्लानिंग क्या है? नॉट वर्क इन अ डायनेमिक कंडीशन। प्लानिंग जो है काम नहीं करता है। समझ में आई बातें? हाँ या ना? फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। इसमें क्या लिखा है पढ़ो जरा ध्यान से। प्लानिंग जो कह रहा है, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली द रेस्ट ऑफ मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंटेड
just implements these plans. As a consequence, middle management and other decision maker are neither allowed to deviate from plan nor be they permitted to act on their own. कहने का मतलब सिंपल ये है कि भाई साहब देखो, प्लानिंग क्या होता है, टॉप लेवल के लेवल पे होता है, टॉप लोग प्लान करते हैं, टॉप मैनेजर जो होते हैं, जो नीचे के मैनेजर है, मिडल मैनेजर, ठीक है, मिडल लेवल वाला मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर, वो सिर्फ उस प्लान को फॉलो करते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है, जो मिडिल लेवल वाला मैनेजर है, डिपार्टमेंटल वाला मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल जो होते हैं, और लो लेवल के मैनेजमेंट जो नीचे के लोग होते हैं, तो उनके पास भी कई सारे नए नए टेक्निक्स रहते हैं, आइडियाज रहते हैं, तो वो आइडियाज जो है वेस्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि प्लानिंग से क्या होता है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी जो है उनकी घट जाती है नीचे वाले लोगों को, क्योंकि वो उनको सिर्फ ऊपर के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ये आई गेस, तो ये दोनों चीज तो आप खुद भी लिख सकते हो पढ़ के, राइट। इसके लाइनें पढ़ा तो दो चार। व्हेन प्लान आर ड्रॉ अप, कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशंस, these may be in terms of time, money. For example, checking accuracy of the fact may involve lot of time. Detailed plan requires scientific calculations to ascertain facts, figures. The cost incurred sometimes may not justify the benefit derived from the plan. There are number of incidental costs as well as like expenses on क्या है, boardroom meeting, discussions and professional experts and the preliminary investigation to find the validity of the plan. आगे लिखा हुआ है क्या, plan is time consuming. Sometimes the plan to be drawn up to take much time that there is not much time left for the implementation. Implementations के लिए जितने टाइम चाहिए उससे ज्यादा प्लानिंग में ही टाइम कई बार लग जाता है, तो इसलिए इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो सिंपल आप लिख सकते हो, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है प्लानिंग में और टाइम भी लगता है। इसका आगे लिखा है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है कि सारे प्लान जो है सक्सेस को गारंटी दे ही दे। आगे इसमें क्या लिखा है, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एंड इंप्लीमेंटेड। एनी प्लान्स नीड टू बी आइसोलेटेड इनटू एक्शंस और इट बिकम्स मीनिंगलेस। सिंपल बात बोलूं तो भाई, प्लान अगर कर लिया है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू प्लान, तो आपका कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। भाई प्लान कर लिया, प्लान करके छोड़ दिया, आपने प्लान कर लिया हम जो डेली 8 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे तो 100 में 100 नंबर आएगा बीएसटी में, लेकिन 8 घंटे की जगह आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, अब किसी किसी दिन तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, राइट। तो कैसे आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे या 80 में 80 आ जाएंगे, समझ में बातें। तो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। समझ में आगे बातें, हाँ या ना। तो ये था आपका क्या, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सिंपल बात है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, डीटीसी एनसीआर। या एनसीआर में ही सिर्फ डीटीसी चलती है, एनसीआर डीटीसी। क्या बता सकते हो बिना देखे, एन का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, फिर टी और सी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ एक बार फिर से फटाफट। ये लो, एक पेज वाला चार्ट दोबारा रख देता हूँ। हाँ जी बताओ, प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, डीटीसीआर, रिजिडिटी, सी फॉर डायनेमिक, उसके बाद क्रिएटिविटी, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। समझ में आई बात है यहाँ तक, जल्दी से एक बार रिप्लाई करो, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बस, फिर हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में 2-4 एमसीक्यूज भी दिखा दूंगा आपको, और 1-2 क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करा दूंगा। जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई ऐसा भी है जिसको मेरी स्पीड से प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा स्लो कराऊं, हाँ जी तो भी बता देना, स्लो कहोगे तो स्लो भी करा देंगे। यस बताओ भाई, मेरी स्पीड ठीक है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं फास्ट में करा रहा हूँ, जल्दी से बताओ एक बार क्विकली। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, एक का तो जवाब आ गया, स्पीड ठीक है, बाकी लोग भी एक बार रिप्लाई कर दो भाई। तो दीज आर दी लिमिटेशंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवर लास्ट टॉपिक इज व्हाट, हाँ जी, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में देसी फॉलो करो। हाँ जी, देसी का मतलब वो वाला देसी नहीं, नालायक लिकर पे मत चले जाना। देसी का मतलब है जैसे देसी वेजिटेबल्स, देसी, हम जो जब मार्केट में जाते हैं सब्जियां खरीदने, तो कई बार कहते हैं भैया देसी वाला टमाटर देना, देसी वाला खीरा देना, समझ आ रहा है, क्योंकि आजकल हाइब्रिडेड वाले भी आते हैं कई सारे, देसी वाले सब्जी देना कोई भी। तो देसी फॉलो करो, क्योंकि उससे सेहत सारी चीजें ठीक रहती है, राइट, वो बढ़िया चीजें होती, ठीक है ना भाई। तो प्लानिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, देसी होना चाहिए। प्रोसेस जो है देसी तरीके से करो, ठीक है, फॉरेन तरीके से नहीं। तो देसी का मतलब क्या हो गया, डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ई डबल ई है, इसको मैं डे ही बोला हूं, डी नहीं बोला। ई फॉर इवोल्यूटिंग, ठीक है, इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, हाँ जी देसी। उसके बाद एस फॉर है सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, आई का मतलब है इंप्लीमेंटिंग द प्लान, आई फॉर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, और एफ फॉर होता है फॉलो द एक्शंस। तो यहाँ पे एक ही तो ई है,
एक ही है ना यहाँ पे, ये जो है ये थोड़ा सा जो है ना एस डबल था, ये SDESSI देसी फॉलो करना है, राइट। तो एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और सिलेक्शन ऑल्टरनेटिव्स, तो ये आसान है। देखो प्रोसेस क्या होता है ना, प्रोसेस ऑलवेज मींस स्टेप वाइज होता है, ऊपर से नीचे तक प्रोसेस। तो सबसे पहले भाई क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है, प्लानिंग करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का तो समझ आता है, किसी चीज को प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस में प्लानिंग में सबसे पहले तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद फिर हम प्रेमाइसेस डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रेमाइसेस डेवलप करने के बाद फिर हम ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला हमने क्या किया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपमेंट करा है क्या, प्रेमाइसेस का, डेवलप करने के बाद इंप्लीमेंट करा, आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्लान्स को, कि बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, उसमें से विच वन इज बेस्ट, तो आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद उस प्लान्स को इवेल्युएट करेंगे, फिर इवेल्युएट करने के बाद उसमें से सिलेक्ट करते हैं विच प्लान इज बेटर, बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको फॉलो अप एक्शन, अगर कोई उसमें कमियां होंगी, कोई चीजें ऐसी होगी जिसको हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ भाई साहब। देखो अगर आप प्लान करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना, हाँ जी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे कि नहीं सेट करोगे, एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यस और नो, जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पे लाइनें खींच दो। सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, तो मैं करा दे रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी चीजें जो है डेवलप करेंगे, प्रेमाइसेस डेवलप करेंगे, ठीक है भाई। तो सेकेंड इज आवर डेवलपमेंट ऑफ प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस डेवलप करने के बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज का, क्योंकि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे रास्ते हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझ ये बातें, आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे ना, उसको इवैल्यूएट करेंगे। मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या कह रहे हो, सर प्रीमिसेस मतलब क्या होता है? प्रेमाइसिस, एक्चुअल में प्रेमाइसिस का मीनिंग होता है जगह, ठीक है, प्रेमाइसिस का मतलब होता है जगह। लेकिन जब हम बात करें, ये देखो ना, मैं डिटेल में भी ये पढ़ा रहा हूँ, मैं डिटेल में भी रीड करा दूंगा, टेंशन में मत आओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को अगर हमने सेट करा तो ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव certain objective may be set for the entire organization and each department, or you can say unit within the organization। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग प्रेमाइसेस मतलब प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग conjecture about what might happen in the future, therefore manager is required to make certain assumptions about the future, these assumptions are called premises। अगर मैं प्लान बनाता हूं तो प्लान जब हम बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को क्या करने का, अचीव करने का, तो हमें कई सारे ना कह सकते हो अजम्पशंस लेने पड़ते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, सपोज मेरे को पुल बनाना है, ओवरब्रिज बनाना है गंगा सेतु, तो मैं प्लान करूंगा कि अच्छा अगर हम सिर्फ एक साइड का बनाते हैं ना, तो देखना प्लान क्या है जो एक्चुअल बताता हूँ, वो चाहते तो बोथ साइड को, जो आपका एक एक आने वाला साइड है, एक जाने वाला, ब्रिज का होता है दो साइड, तो दोनों साइड को तोड़ के वो बना सकते थे। लेकिन उन्होंने प्लान क्या किया कि नहीं भाई, दोनों साइड तोड़ेंगे तो दिक्कत है, फिर आएंगे जाएंगे लोग कहाँ से, तो ऐसा करते हैं हम ना, एक साइड पहले तोड़ लेंगे, उसको बना लेंगे, तो उसको बनाने में मान लो 2 years लगेगा सपोज, राइट। तो अगर 2 साल लगेगा तो इधर वाले को बनाने में फिर हमें टाइम कम लगेगा, हो सकता है 1 साल लगे। लेकिन इन्होंने ये अजम्पशन लिया कि इधर वाले बनाएंगे 2 साल में, तो इधर वाले 1 साल में हम कंप्लीट कर सकते हैं, अजम्पशन लिया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 साल में ही कंप्लीट हो सकता है इसमें भी 2 साल लग सकता है, राइट, हो सकता है, ऐसा अजम्पशन है, हमने एक माना है ये चीजें, समझ नहीं बातें। और दूसरी बात इन्होंने ये भी माना कि भाई अगर हम काम को सिर्फ एक तरफ से करेंगे तो दिक्कत है, इस काम को तीनों चारों तरफ से करते चले जाओ। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सिर्फ एक साइड से काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी अभी आप जब देखोगे ना गंगा सेतु को, तो इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, बीच में से भी कर रहे हैं, और इवन एक पैरेलल जो पुल बनने वाला है उसका काम भी उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, पिलर लगाने का, समझिए बातें। तो प्रेमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशंस, कि भाई हम ऐसा अगर करेंगे क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो राइट, तो हम ये चीज करेंगे तो और भी कुछ हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अजम्पशंस यानी कि प्रेमाइसिस। तो डेवलप करना, प्रेमाइसिस डेवलप करना, राइट, assumptions लेना। assumptions are the base material upon which plan are to be drawn
These base material may be in the form of forecast, existing plans or any past information about policies. बहुत सारे ब्रीजेस उन्होंने पहले भी बनाया है, तो उसके आधार पे भी बहुत सारे assumptions लेते हैं. फिर the premises and assumptions must be the same for all. There should be total agreement on them. All managers involved in planning should be familiar with the use of the same assumptions. For example, forecasting is an important development premises as it is a technique of gathering information. Forecast can made about the demand for a particular product, policy change, interest rates, price of capital goods, taxes, rates, etc. Accurate forecast therefore become essential for the successful plan. So these are called developing premises. Third one is आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब देखो, अगर हमने कोई भी प्लान करा तो उस प्लान को करने के बहुत सारे क्या है, ऑल्टरनेटिव होती है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो रास्तों को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना. समझिए बातें. तो लिखा हुआ है वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट assumptions are made. पहला हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, दूसरा assumption मेड किया. assumption का मतलब हमने प्रेमाइसिस को डेवलप कर लिया. प्रेमाइसिस डेवलप का मतलब assumption सेट करना. बहुत सारे assumptions हम लोग लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, राइट. फिर उसके बाद देन का मतलब थर्ड क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्ट अपॉन देम, उस पे काम करना. तो देयर मे बी मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं, राइट, उसको करने का. मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑल अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे ऑल अल्टरनेटिव, अरे रुको एक सेकेंड. ऑल अल्टरनेटिव्स कहां पे, ऑल अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई. जितने भी रास्ते हैं सारे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि पहले सारे रास्ते हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम जाके इवैल्यूएट करेंगे. इवैल्यूएट का मतलब उसमें से बेस्ट वाला ढूंढेंगे. इसने बोला सारे रास्ते आइडेंटिफाई करो. दी कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी ईदर रूटीन or innovative, and innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas. If the project is important, then more alternative should be gathered and thoroughly discussed among the number of organizations. फिर इसने बोला है इवेल्युएट करो. इवेल्युएट मतलब जितने भी ऑल्टरनेटिव ढूंढा, तो नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप आ जाएगा, इसको इवेल्युएट करना. नेक्स्ट स्टेप इज टू वे दी प्रोज एंड कॉन्स. आपने सुना है प्रोज का मतलब क्या होता है, कॉन्स का मतलब क्या होता है. आजकल ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है कि भाई साहब उसके क्या हानि है, क्या नुकसान है, ये भी ढूंढो. बहुत सारे आपने ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे रास्ते आपने ढूंढ लिए किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, राइट. तो अब उसमें से क्या करना है, किसके ज्यादा फायदे हैं, किसके ज्यादा नुकसान, ये पहले ढूंढो, छांटो, इवेल्युएट करो, फिर उसमें से सिलेक्ट करना. तो इसलिए उन्होंने बोला क्या कि ईच अल्टरनेटिव का प्रोज और कॉन्स जो है आपको ढूंढना है. फिर है क्या, ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स व्हिच हैव टू बी वेटेड against each other. The positive and negative aspects of each proposal needs to be evaluated in the light of objective to be achieved. In financial plan example, for example, the risk return trade off. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये वर्ड याद रख लो भाई साहब, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा. ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से एक क्वेश्चन ही आता है. व्हाट डू मीन बाय रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है ये समझना, सिंपल बात है. तो ये वहां पे आएंगे, चैप्टर नंबर जब 9 पे आएंगे तो वहां पे बताऊंगा आपको. इससे एक पूरा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, एक्सप्लेन. सुनिए बातें. तो कहने का तो सिंपल है कि भाई किससे कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, किससे कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उस चीज को आपको कंपेयर करना है, इवैल्यूएट करना है. और आगे क्या लिखा है पढ़ो जरा. दी मोर रिस्की ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हायर रिटर्न इट इज लाइकली टू. कहने का मतलब भाई जहां पे ज्यादा रिस्क होता है ना, वहीं पे ज्यादा रिटर्न होता है, और जहां पे कम रिस्क होता है वहां पे रिटर्न भी कम होता है. दिस इज कॉल्ड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. समझ में आई बातें. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गोल को, हाँ जी, गोल को डिसाइड करना पड़ेगा. सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा बताओ भाई, assumptions लेने पड़ेंगे, मतलब बिल्डिंग डेवलपिंग प्रेमाइसेस. थर्ड है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेज. फोर्थ वन इज आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. और फिर जब इवैल्यूएट कर लिया आपको, उसमें से प्रोज कॉन्स निकाल लिए, तो जो सबसे बेटर है उसको आप सिलेक्ट कर लो, वो प्लान को सिलेक्ट कर लो. तो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. द आइडल प्लान का मतलब बेस्ट प्लान. आइडल प्लान ऑफ कोर्स would be the most feasible, profitable and would least negative consequences. Most plans may not always be subjected to the mathematical analysis. In such cases, subjectivity of the manager's experience, judgment and at the time institutions play important part of selecting the most valuable alternatives. So these are the what fifth. हाँ जी, फिफ्थ क्या था आपका, जल्दी से बताओ. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है. तो यहाँ तक हमने पढ़ा फिफ्थ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. 6 और 7 दो और बच गया है. इंप्लीमेंटेशन का मतलब, अब जब आपको पता चल गया भाई, आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये प्लान हमें यूज करना है, तो उसको इंप्लीमेंट कर दो, उसको अप्लाई कर दो. तो इसने क्या बोला है
ये भी पढ़ लो फटाफट। इसने बोला दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजर फंक्शंस other managerial functions also came into the picture. The step is concerned with the putting the plan into action. जो आपने प्लान बनाया है अब उसको इंप्लीमेंट करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, उसको एक्शन में लाओ। That is doing what is required. For example, if there is a plan to increase productions, then more labor, more machines will be required. So this step would also involve organizing the labor and purchase of the machinery. And the last topic का last point है follow up action. कहने का मतलब क्या है? To see whether plans are being implemented, activities and performed according to the schedule is also part of planning process. Monitoring the, यहाँ पे वर्ड है monitoring, ये याद रखना। Monitoring the plans equally important to ensure the objectives are achieved or not. कहने का मतलब भाई सारी चीजें जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया था उसको मॉनिटर करते रहो, देखते रहो, चेक करते रहो कि भाई साहब काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब फॉलो अप करते रहो, फॉलो अप का मतलब उसको देखते रहो, मॉनिटर करते रहो उस एक्शंस को। समझ आई बातें? तो दीज आर व्हाट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो हमने बेसिकली ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है 6 वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है 2021 के लिए। तो बस यहाँ तक आपका ये चीजें कंप्लीट हो गया। अब आपको 2 चीजें और आपको दिखा देता हूँ, फटाफट ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे देखो इस टाइप के नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स, मैंने ये भी शेयर कर दिया आपको। इस टाइप के नोट्स में छोटे छोटे लाइंस लिखे हुए हैं, ये सारे सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से। कंसेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस मतलब डॉक्टर सोडी, ठीक है, याद रहेगा। छोटे छोटे लाइन लिखे हुए, एनसीईआरटी में तो बहुत पूरा लाइन है, आपके बुक में भी पूरा एकदम 2-2 4-4 लाइन का, ताकि आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो ये नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एनसीईआर डीटीसी, समझ में आते? प्लानिंग क्या होता है? रिजिडिटी लीड्स टू रिजिडिटी, हाँ जी। may not work in dynamic environment, reduces creativity, ह्यूज कॉस्ट लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, नॉट गारंटी टू सक्सेस। फिर है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इसके इतने भी ये वाले पेज से भी आप कर लोगे ना तो काफी हद तक आप अपना आंसर लिख सकते हो, एकदम शॉर्ट में और सटीक में यहाँ पे जो है नोट्स बनाए हुए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो जाते जाते 5 जो है आपको एमसीक्यू जरा करवा दूं एनसीईआरटी के बुक का, और उसके बाद कई बार जो है एक आध दिन मैं जो है ना आपको प्रॉपर जो है एमसीआई, मैंने ऑलरेडी बताया था एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं चैप्टर वाइज, तो एक दिन वो भी मैं करा दूंगा कभी बाद में। अब जरा ध्यान से बताओ फटाफट जल्दी से। रीअरेंजिंग द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लॉजिकली आपको बताना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कहने का मतलब भाई प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बताओगे, सबसे पहले क्या करते हैं ये लो, अभी पढ़ा है, हाँ जी बताओ। इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई the decision criteria, allocations of weights and criteria, development of alternative, analysis of alternative, selecting alternative और implementing। जो अभी पढ़ा है उसी के बेस पे है। दिख रहा है क्वेश्चंस? कौन बताएगा इसमें से which options is correct? हाँ जी, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस 5 एमसीक्यू आपको करा दो इसी चैप्टर से। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे। आप देखना चाहोगे? ये देखो, आप ये भी दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। लास्ट में जब आप आओगे तो क्वेश्चंस भी है और सारे आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं। हाँ जी, कहाँ गया? ओके, ये क्वेश्चंस बदल गया है शायद। चलो, ये पुराने क्वेश्चंस है एनसीईआरटी, यही था ना बुक तो, अरे चैप्टर नंबर, चलो इसमें नहीं है, ये पुराने एनसीईआरटी जो बुक है उसके क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, ये भी आप कर सकते हो। हाँ जी, बताओगे नहीं? आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ जी, बताओगे कि नहीं? इसका आंसर ये रहा। चलो, ये एक काम करना, आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है भाई। बोर हो रहे हैं सब तो चलो एक काम कर लेना, आप खुद भी पढ़ लेना क्वेश्चन आंसर, आपके पास भी सैंपल पेपर बहुत सारे हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। ये हैं प्लानिंग के, अच्छा वो तो दूसरा था, यहाँ से है ना प्लानिंग के क्वेश्चंस, यहाँ से वो अलग से मैंने एमसीक्यूज वगैरह दिए, तभी तो कहूँ एनसीईआरटी में मेन डिफाइंड पॉइंट ऑफ डेफिनेशन प्लानिंग, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सेम अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर भी है। चलो भाई, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी भाई, अकाउंट्स का किसी को? ओके, एक सेकंड वेट करो जरा।